हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स जेई एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का। इससे पहले दो टॉपिक हम करा दिए हैं लेक्चर 1 में, और ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि आपको यहाँ पे आज हम बताएंगे यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। अभियांत्रिकी यानी कि जो होता है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की उपयोगिता के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसकी उपयोगिता क्या है, जैसा कि आपको पता होगा कि यांत्रिकी जो है इंजीनियरिंग का अभिन्न अंग से मतलब ये होता है कि यांत्रिकी जो है वो इंजीनियरिंग का अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इंजीनियरिंग की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो केवल और केवल मैकेनिक्स के द्वारा ही सॉल्व की जा सकती हैं। जैसा कि हमें वर्ड पढ़ने के लिए कोई भी वर्ड पढ़ना है तो उसमें अक्षरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, उसी तरीके से यदि हमें इंजीनियरिंग पढ़ना है तो उसमें मैकेनिक्स का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। मैकेनिक्स के सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे होती है। तो जैसा कि यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की उपयोगिता, तो सर्वप्रथम इंजीनियरिंग की सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि बात करें इंजीनियरिंग की सभी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सिद्धांतों को हल करने के लिए मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसकी उपयोगिता पड़ती है। तो अगर इंग्लिश में बात करें, यूज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ती है या मैकेनिक्स की उपयोगिता पड़ती है। दूसरा जो होता है आपका यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग ढांचा की सामर्थ्य यानी कि सामर्थ्य जो होती है स्ट्रेंथ आपकी, तथा मशीन अवकल्पन यानी कि मशीन डिजाइन आदि में किया जाता है। यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग ढांचा की सामर्थ्य तथा मशीन अभिकल्पन आदि में किया जाता है। मतलब ये हुआ भैया कि मैकेनिकल प्रिंसिपल आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ एंड मैकेनिक्स डिजाइन ईटीसी, यानी कि हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ और मशीन का डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल में जो होती हैं वो सब हम किससे, मशीन से यानी कि मैकेनिक्स से ही सारे काम करते हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगला है आपका कैंची। यहाँ कैंची जो है ये आपके ट्रस से संबंधित है, जो कि त्रिभुजाकार आकार का होता है तथा मशीन अंगों में उत्पन्न अज्ञात बलों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है। जैसा कि इंग्लिश की बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन फोर्सेस जनरेटेड इन द ट्रस फ्रेम एंड मशीन पार्ट्स। ट्रस फ्रेम से यहाँ पर तात्पर्य है आपका ये कैंची से, कैंची फ्रेम से। तो यानी कि हम अगर बात करें तो कैंची फ्रेम तथा मशीन के अंगों में जो अज्ञात बल उत्पन्न होते हैं, जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते आसानी से, उनको भी ज्ञात करने के लिए हमारे मैकेनिक्स की उपयोगिता पड़ती है। आइए हम अगला देखते हैं, जो कि चौथा है आपका वायुयान पर लगने वाले बलों का अध्ययन करने में किया जाता है। यानी कि जो वायुयान उड़ता है या वायुयान जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उनमें जो फोर्सेस काम करते हैं, यानी कि इट इज यूज्ड टू स्टडी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट यानी कि जो आपका वायुयान होता है उसमें जो लगने वाले बल होते हैं उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें भी आपका मैकेनिक्स की उपयोगिता पड़ती है। तो अगला है आपका पांचवा, किसी पिंड पर लग रहे बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करने में किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको पहले लेक्चर में कि मैकेनिक्स की डिफिनेशंस क्या है। तो मैकेनिक्स की डिफिनेशन ही यही थी कि किसी भी पिंड पर लग रहे बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाती है। मतलब कि उसका उपयोगिता भी लिख सकते हैं हम उसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपकी यूपीबीटी बोर्ड के हिसाब से, आपके पॉलीटेक्निक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने की कोशिश कीजिए आप। पहला है आपका इंजीनियरिंग के सभी विषयों को, यानी कि अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग है हमारा पहला टॉपिक जो ही होता है, चूँकि हम इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इंजीनियरिंग में जो भी हमारी समस्याएं आएंगी उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैकेनिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा आपका है यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग, स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, उसके बाद कोई सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है तथा मशीन अभिकल्पन, कोई मशीन की डिजाइन करेंगे आप। तो उन सब चीज़ों में भी आपका क्या होता है, मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है। आइए आगे बात करें, कैंची फ्रेम मशीन के अंगों में उत्पन्न अज्ञात बलों को ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि कुछ अज्ञात बल होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं फोर्स लगाने के बाद या कैसे भी, तो उसमें क्या करते हैं हम मैकेनिक्स का उपयोग करके उन
जो अननोन फोर्सेस हैं, जो अज्ञात बल हैं, उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगली बात करें, चौथा जो है फ्रेंड्स, वायुयान पर लगने वाले बलों का अध्ययन करने में किया जाता है। वायुयान पर यानी कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन पर जो फोर्स लगते हैं, उस पर जो फोर्स लगते हैं, फोर्स का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स में आता है। उसकी उपयोगिता के अनुसार ही ज्ञात किया जा सकता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, जो लास्ट में 5वां पॉइंट हमने बना के रखा है, वो है किसी पिंड पर लग रहे बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाता है, यानी कि मैकेनिक्स की उपयोगिता कहलाती है। अगर हम किसी भी बल की बात करें, बल या तो आपका उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसमें किसमें, मैकेनिक्स में बात करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं किसी पिंड पर लग रहे बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करने में किया जाता है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट। अगर यही आप 5 पॉइंट अच्छे से लिख देते हैं तो बेहिचक बहुत अच्छे से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छा लिखे रहेंगे। और ये 100% इसको इम्पॉर्टेंट आप बना लीजिएगा, अपने नोटबुक में इम्पॉर्टेंट बना लीजिएगा। ये 100% पूछा ही जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला टॉपिक फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, आपका टॉपिक नंबर 4। तो फ्रेंड्स चौथा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस। तो उस इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस को पढ़ने से पहले कुछ मैकेनिक्स में इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के मैकेनिक्स हमको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहले डिफिनेशंस है आपकी इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस, जैसा कि चौथा ये आपका टॉपिक है, 3 टॉपिक हो चुके हैं, चौथा टॉपिक है ये। चौथे टॉपिक में पहला जो डिफिनेशंस की बात करें वो है मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ जो है स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है। कोई भी पदार्थ हो जो स्थान घेरता हो और जिसका अनुभव हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को द्वारा से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तो हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इनके द्वारा जिनका हम अनुभव कर सकते हैं उन्हें भी हम पदार्थ कह सकते हैं। अगर यही चीज़ हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होगा? मैटर इज़ दैट व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड व्हिच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई आवर सेंस, यानी कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिनका अनुभव कर सकें और जो क्या करता है? स्थान घेरता है। जैसे हो गया आइज, ईयर्स, नोज एंड एक्स्ट्रा, यानी कि 5 होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। उनके द्वारा हम जिनका अध्ययन कर सकते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ की एक अच्छा गुण होता है, वो हमेशा क्या करता है? पदार्थ हमेशा स्थान घेरता है, यानी कि स्पेस को घेर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कोई डस्टर है, इस डस्टर को हम जिस जगह पर रखेंगे वो क्या कर लेगा? उसी का स्थान ग्रहण कर लेगा। अगर हम कोई जल लें, जल को किसी पात्र में डालें, तो क्या करेगा? वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। इसी तरीके से कोई भी पदार्थ होगा, जिस स्थान पर हम उसको रखेंगे उस स्थान का वो क्या करेगा? घेर लेगा, उस स्थान को ग्रहण कर लेगा। तो बात करें पदार्थ, पदार्थ की मुख्य 2 अवस्थाएं होती हैं। आप लोगों ने 3 पढ़ा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स में इसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं। मैटर्स को 2 वर्गों में बांटे। पहले किस में है? पहला वर्ग होता है ठोस और दूसरा वर्ग होता है तरल पदार्थ। बात करें यदि ठोस की, तो ठोस आप लोग जानते होंगे कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस की बात करें तो जिनके अणु, जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। बात करें तो मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ है, इस पदार्थ के मॉलिक्यूल की बात करें तो इस पदार्थ में मॉलिक्यूल बहुत सटे हुए होंगे। बहुत सटे का मतलब बहुत पास पास होंगे, तो वो हमारा क्या होगा? ठोस पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस पदार्थ। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो इसके अंग होंगे, वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। इसी तरीके से तरल की बात करें तो तरल पदार्थ को यानी कि फ्लूइड्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है द्रव और दूसरा होता है गैस। तो अगर इसकी बात करें तो द्रव जो होता है उसको हम लिक्विड बोल सकते हैं और गैस को हम गैस ही बोलते हैं इंग्लिश भाषा में। तो द्रव की बात करें तो जो ठोस होता है उसकी अपेक्षा द्रव के जो अंग होते हैं वो उससे दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? उससे दूर दूर होते हैं। यानी कि इसकी अपेक्षा जो इंट्रा मॉलिक्यूल है, इनमें जो आकर्षण बल होता है, यानी कि जो इसमें चिपके हुए हैं, जो साथ साथ होते हैं, उसकी अपेक्षा आपके द्रव के जो कण होंगे वो बहुत दूर होंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें द्रव के कणों की, तो द्रव के कण जो होंगे वो इसकी अपेक्षा कुछ दूर दूर होंगे। तो इसमें हम किसको कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड में है। अगर यहीं पे हम बात करें गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में उसके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर
पे यदि आप कहीं पर भी गैस लीक होती है तो हमको दूसरे स्थान पर भी पता चल जाता है कि गैस वहाँ पर लीक हो रही है। रीज़न ये होता है कि उसके जो अंग होते हैं वो अंग बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंग बहुत ही दूर होंगे किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। तो इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं। तो मैंने पहले बताया क्या होता है, पहले आप याद करने की कोशिश कीजिए। पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या होता है, कोई मैटर क्या होता है, स्थान घेरता है सबसे पहली बात तो, और उसके बाद क्या होता है ये हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। और दूसरी बात करें तो इसको हमने दो भागों में बांटा है पदार्थ को। पहला क्या होता है, पहला होता है सॉलिड और दूसरा होता है फ्लूइड्स। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमने बताया कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इसीलिए हमारा कोई भी धातु बहुत सॉलिड होता है, यानी बहुत ठोस होता है। अगर बात करें तरल पदार्थ में, तो तरल पदार्थ को हमने दो कैटेगराइज में बदला है, जो कि गैस जो होती है, गैसीय अवस्था भी एक तरलीय अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि गैस को कभी आप अगर देखेंगे तो वो फ्लूइड के रूप में ही भरा जाता है, तो उसको हम इसीलिए गैस को जो है फ्लूइड यानी तरल के पदार्थ के रूप में ही रखते हैं, उसी के अंतर्गत रखते हैं। और द्रव क्या होता है, द्रव में हमारे किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा जो होता है मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर गैसीय अवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूर दूर गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ये था आपका मैटर। इसके तो आइए हम देखते हैं अगली डिफिनेशंस। तो अगली डिफिनेशंस जो है वो है मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान होता है कि किसी पिंड में, कोई पिंड है में पदार्थ की मात्रा को उस पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड, कोई पिंड है, पिंड में पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा होती है को उस पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में तो द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ द दैट बॉडी। तो इसकी बात करें तो द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट बॉडी, यानी किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा को उस पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर बात करें फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की, तो इसमें दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। क्या रहता है, एक समान रहता है। कोई यदि पिंड है उसका द्रव्यमान जो यहाँ है, यदि उसको हम और कहीं पे आकाश में लेके चले जाएं, पाताल में लेके चले जाएं, कहीं भी लेके जाएंगे तो उसका क्या होगा, जो द्रव्यमान रहेगा वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी चेंज नहीं रहता है, वो हमेशा एक समान ही होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स द्रव्यमान की अनुपस्थिति में किसी पिंड का अस्तित्व नहीं रहता है। यानी कि अगर द्रव्यमान की अनुपस्थिति में किसी पिंड, यानी कोई पिंड है, यदि उसमें द्रव्यमान नहीं पाया जा रहा है तो उस पिंड का कोई मतलब नहीं है, उस पिंड का कोई अस्तित्व नहीं है, वह पिंड ही अस्तित्वहीन है। ठीक है ना। अगला बात करें तो इसका यसाई मात्रक जो होता है द्रव्यमान का वो किलोग्राम होता है। इसका यसाई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको हम 1 kg बराबर 10 की घाते 3 ग्राम के नाम से जानते हैं। 1 kg बराबर 10 की घाते 3 ग्राम और 1 kg बराबर होता है वही 1000 ग्राम के। अगर 1 kg बराबर बात करें तो 10 की घाते 6 मिलीग्राम के बराबर होता है, और इसको हम mg को मिलीग्राम लिखते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 1 kg बराबर 10 लाख मिलीग्राम के बराबर होता है। कितने के, 10 लाख मिलीग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स इंग्लिश में, तो हमने बताया था कि किसी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। तो द मास ऑफ ए बॉडी रिमाइंस द सेम एवरीवेयर, यानी कि कहीं भी अगर हम देखेंगे तो जो हमारा द्रव्यमान रहेगा यानी मास रहेगा वो हर जगह एवरीवेयर सेम ही रहेगा। बात करें अगले पॉइंट की तो इन द सब्सटेंस ऑफ मास ए बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि द्रव्यमान की अनुपस्थिति में किसी बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो इट्स एसआई यूनिट इज केजी, यानी कि इसका एसआई में जो मात्रक होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो ये था आपका द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स अगली डिफिनीशंस जो है वो है भार यानी कि वेट। किसी पिंड को जो भार होता है वो क्या होता है, किसी पिंड को पृथ्वी जो है अपनी ओर जितना बल लगा करके खींचती है उसी को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, और उसी को हम लोग गुरुत्वीय बल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर डिफिनेशंस देखी जाए, वेट जो होती है किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसे पिंड का भार कहते हैं, इसे गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। इसकी दिशा जो है सदैव पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है, यह सदिश राशि होती है। अगर इंग्लिश में बात करें इसकी डिफिनेशन तो द अर्थ
attracts a body with as much force as it's on, it is called the weight of that body. It is also called gravitational force. Its directions it is always towards the centers of the earth. It is a वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि क्या होता है, जब बाहर कोई वेट की परिभाषा देनी है तो पृथ्वी जो है अपनी तरफ जितने बल से क्या करती है, जितने बल से कोई भी वस्तु को खींचती है। मान लीजिए ये हमारी नीचे पृथ्वी है, या हम इस पर खड़े हैं तो किसके कारण खड़े हैं, गुरुत्वीय बल के कारण खड़े हैं। पृथ्वी कोई चीज़ अपने ऊपर खींच रही है तो किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, यानी कि भार के कारण ही वो क्या है, उस पर टिका हुआ है। तो वही हो गया, किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर जितनी बल से खींचती है या आकर्षित करती है उसे उस पिंड का क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी इज यम, यदि किसी बॉडी का मास यम है यानी कि द्रव्यमान यम है, तो वेट ऑफ बॉडी, जो वेट होगा, जो बॉडी का भार होगा, W बराबर mg होता है। यहाँ पे W बराबर mg होता है। तो हियर यहाँ पर देखेंगे तो G जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी त्वरण 9.81 न्यूटन होता है। और यहाँ पे इफ़ यदि हम देखें यम बराबर 1 kg लेते हैं तो W बराबर इसी के स्थान पे इसको हम ला के रखेंगे तो 9.81 न्यूटन होता है। और इसका वेट का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपका भार क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपका भार क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अपना भार बताने के लिए कभी कभी बच्चे इतनी गलती कर देते हैं कि अपना मास बता देते हैं, जो कि वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कहेंगे कि हमारा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी का वेट 40 kg है, 40 kg तो वो उसका द्रव्यमान है। kg किसका मात्रक है, यम का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। लेकिन जब आपका भार पूछा जाए तो भार को आप हमेशा न्यूटन में बताएंगे, ना कि mg में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं अगली डिफिनेशंस के साथ। अगली डिफिनेशंस है वर्क का मतलब होता है कार्य क्या होता है, हम जब कभी भी माना कि कोई पिंड ले लेते हैं, पिंड F बल से कोई उसको F बल दे करके क्षैतिज से थीटा कोण यानी कि ये क्षैतिज जो है, क्षैतिज से थीटा कोण पर बल लगाकर, क्या लगाकर, फोर्स यानी कि बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। अगर इस बॉडी को विस्थापित किया जाता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, यदि पिंड का विस्थापन d हो, यानी कि इस वाले पिंड की यहाँ से विस्थापित करने की दूरी है उसका डिस्प्लेसमेंट d हो, तो पिंड पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है यानी कि इसी की अगर डिफिनेशन हम इंग्लिश में बात करें, लेट ए बॉडी बी डिस्प्लेस्ड बाई ए अप्लाइंग ए फोर्स F, किस फोर्स से, F फोर्स से अप्लाई करते हैं यानी कि उसको धक्का देते हैं, एट ऑन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल मोशन में एट ए थीटा एंगल पर कोई बॉडी को हम धक्का देते हैं यानी कि F फोर्स से उसको ढकेलते हैं। If the body is displaced, then the work done on body is equal to scalar प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वह क्या होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर F फोर्स लगाकर हॉरिजॉन्टली मोशन में किसी थीटा एंगल पर, यानी कि यहाँ हमने थीटा एंगल दिखा दिया, इस थीटा एंगल पर F फोर्स किसी हॉरिजॉन्टली मोशन में लगा करके इसका डिस्प्लेसमेंट D मानते हैं। तो इसमें जो विस्थापन होता है, जो बल होता है, जो किया गया कार्य होता है, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, तो W बराबर F इंटू D बराबर F कॉस थीटा। और अगर बात करें तो F कॉस थीटा की, तो यहाँ पे हम F और कॉस थीटा है तो D को हम आगे ला सकते हैं F इंटू D कॉस थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि यहाँ पे कॉस ही क्यों लिया गया है। कॉस इसलिए लिया गया है क्योंकि एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे टूर्नामेंट्री का फार्मूला है LAL बटे कक्का के ए। तो यहाँ पे हम इसको यल को साइन मानते हैं, इसको कॉस मानते हैं और इसको टैन मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा, आधार हमारा ये है और कर्ण हमारा क्या है, ये है। इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, F कॉस थीटा। तो इसीलिए हम इसको F यानी कि यहाँ पे F इंटू D ले सकते हैं।
ठीक है ना। तो आगे देखिए ये बॉडी खिसक के डिस्प्लेसमेंट होकर दूसरी स्थान पर जब पहुंच जा रही है तो उसी कह सकते हैं किया गया कार्य, जो कार्य हो रहा है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल, यानी कोई बल है और इन विस्थापन F और D के अदिश गुणनफल के बराबर होता है क्या, कार्य। तो W बराबर FD cos थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो और इसका अगर बात करें, इसका एसआई मात्रक मतलब इसका न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं या इसे जूल भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में और सारी डिफिनेशंस। तो आपको ये सारी डिफिनेशंस कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके वीडियो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।